नमस्कार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो हमारे कक्षा 11वीं आर्ट्स के अंतर्गत जियोग्राफी में आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वो है हमारा प्रमुख स्थलाकृतिक एवं स्वरूप। आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त हम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम टॉपिक के ऊपर। हमारे भूपटल पर दिखाई देने वाले विविध स्थल, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, झील आदि स्थल रूपों के आकार में पर्याप्त भिन्नता है वो पाई जाती है। ठीक, तो देखो पृथ्वी के ऊपर या फिर भूपटल पर हमें जो भी वस्तुएं दिखाई देती है, चाहे वो महाद्वीप हो, चाहे महासागर हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो और चाहे झील हो, आदि स्थल रूपों के आकार है वो पर्याप्त मतलब अलग अलग रूपों के अंतर्गत है वो दिखाई देते हैं। ये सब है वो हमें एक समान रूप है वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, कहीं पे आपको पर्वत मिल जाएगा, कहीं पे पठार मिल जाएगा, कहीं पे धरातल मिल जाएगा और कहीं पे आपको महाद्वीप और महासागर के रूप में मिल जाएगा। तो ये सब है वो समान है वो नहीं होते हैं। प्रमुख स्थलाकृतिक स्वरूपों को हम 3 भागों के अंतर्गत इसको विभाजित है वो करते हैं। तो देखो इसको 3 भागों के रूप में इसको बांटा जाता है। पहला है आपका प्रथम श्रेणी का उच्चावच, दूसरा है आपका द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तीसरा आपका तृतीय श्रेणी के उच्चावच। ये इसको इस प्रकार से 3 भागों के अंतर्गत है वो बांटा जाता है। तो देखो प्रथम श्रेणी के उच्चावच जब माना जाता है कि जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के इनके बीच के अंतर्गत जो टकराव हुआ, तो कुछ भाग है वो महाद्वीपों का, कुछ भाग है वो महाद्वीप और कुछ भाग है वो महासागरों का निर्माण है वो हुआ था। किसके अंतर्गत? गोंडवाना लैंड। और देखो ये जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है और ये ऊपर वाला हिस्सा आपको माना जाता है नीचे, ये तो मान लो आप जलमंडल, ये बीच वाला हिस्सा आपका जलमंडल। माना जाता है कि जब इनके बीच के अंतर्गत जो टकराव हुआ, जहां जहां पे इसका जल गया वहां वहां इसका महाद्वीप और महासागरों का निर्माण है वो हुआ। तो देखिए प्रथम श्रेणी के उच्चावच वो किस किस को माना जाता है? महाद्वीप और महासागर, ये दोनों मतलब ये सबसे पहले इसका निर्माण है वो हुआ था। किसका? महाद्वीपों का और महासागरों का निर्माण है वो हुआ था। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के रूप में, द्वितीय श्रेणी में जैसे पर्वत, पठार व मैदान, इन तीनों का निर्माण है वो हुआ था। पहले श्रेणी के अंतर्गत महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था। दूसरी श्रेणी में पर्वतों का, पठार का और मैदानों का, इन तीनों का निर्माण है वो हुआ था। और तीसरी श्रेणी के अंतर्गत देखा जाए तो तीसरी श्रेणी में घाटियों का और डेल्टा, इसका निर्माण है वो हुआ था। तो देखिए प्रथम श्रेणी में किसका हुआ था? प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत दूसरी श्रेणी में पर्वत और पठार का निर्माण हुआ था। पर्वत, पठार और मैदान, इन 3 का निर्माण हुआ था। तीसरी श्रेणी के अंतर्गत देखा जाए तो घाटी का और डेल्टा का निर्माण है वो हुआ था। देखिए भूपटल के विविध स्थल रूपों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य बलों के पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप है वो होता है। किसका? पृथ्वी के बाह्य बलों के द्वारा और पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा। तो सबसे पहले पढ़ते हम पर्वत के बारे में, मतलब पर्वत के बारे में जानकारी वो प्राप्त है वो करते हैं। देखो आसपास के सामान्यतः धरातल से एकदम ऊंचे भाग जिसका शिखर शिखर क्या हो, संकुचित व ढाल तीव्र, ऐसे स्थलाकृति को हम पर्वत के रूप में जानते हैं। देखो मान लो ये पर्वत है, ठीक है, तो इसके आसपास क्या होता है? इसके आसपास सामान्य धरातल है वो देखने को मिलता है पर्वतों की।
उसके ऊंचे भाग जिसका शिखर मतलब शिखर नुकीला हो या फिर जो ढाल वाला हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पर्वत के रूप में मानते हैं या फिर पर्वत के रूप में जाना जाता है। देखिए, प्रमुख स्थलाकृतिक पर्वतों के अंतर्गत सबसे पहले पर्वत, इसका भाग क्या है, इसका भाग वो नुकीला होता है, और नुकीला होने ये क्या है, ढाल नुमा होता है। ठीक है, तो वहां पे पर्वतों का निर्माण होता है। फिर बाद में जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे तो इस तरीके से अब पठारों का निर्माण है वो होता है। फिर बाद में घाटियों का निर्माण, फिर बाद में किसका निर्माण होता है, घाटियों का निर्माण। फिर बाद में समतल मैदानों का निर्माण, और उसके बाद है वो तटीय भागों का मतलब तटीय भागों का मैदान, और फिर बाद में सागरों का निर्माण है वो होता है। सबसे ऊंचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। फिर बाद में जैसे ही नीचे की ओर किसका निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है। फिर बाद में किसका निर्माण होता है, घाटियों का निर्माण होता है। फिर बाद में मैदानों का निर्माण, और उसके बाद में तटीय मैदान, और फिर बाद में सागरों का निर्माण है वो होता है। ठीक है, फिर बाद में है फिंच के अनुसार, फिंच के अनुसार पर्वत समुद्र से 600 मीटर या इससे अधिक ऊंचे तथा 260 डिग्री से लेकर 350 डिग्री के ढाल वाले है वो होते हैं। ये एक वैज्ञानिक था जिन्होंने पर्वतों के बारे में, मतलब पर्वत है वो समुद्र तल से लेकर, मतलब समुद्र के तल से लेकर और 600 मीटर या अधिक ऊंचे तथा 260 डिग्री से 350 डिग्री ढाल वाले है वो होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पर्वतों के नाम से जानते हैं। देखो, पर्वतों के प्रकार और उसका वर्गीकरण। संसार में पाए जाने वाली सभी पर्वत है वो एक जैसे वो नहीं होते हैं। सभी पर्वतों का निर्माण है वो अलग अलग रूपों से होता है। वे अपनी निर्माण प्रक्रिया, ऊंचाई, आयु, अवस्थिति, संरचना एवं बनावट के में अनेक प्रकार से अलग है वो होते हैं, या फिर अनेक प्रकार से भिन्न है वो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख, उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 5 रूपों में किया गया है, या फिर उसको 5 भागों के रूप में इसको बांटा गया है। किसको, पर्वतों को। सबसे पहला है आपका वलित पर्वत। देखिए, वलित पर्वत पृथ्वी के भीतर उत्पन्न संपीड़नात्मक बल से धरातलीय चट्टानों में वलन या फिर मोड़ पड़ने से इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण है वो होता है। मतलब वलित पर्वतों का निर्माण है वो होता है। यह है आपकी वलित पर्वत की आकृति। तो इसमें क्या होता है कि इन पर्वतों के अंतर्गत मोड़ पड़ जाने से या फिर वलन पड़ जाने से किसका निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण है वो होता है। जो नीचे धसा हुआ भाग, उसको तो क्या कहते हैं, अभिनति के नाम से जाना जाता है। मतलब नीचे धसा हुआ भाग है वो अभिनति के नाम से जाना जाता है, और जो ऊपर उठा हुआ भाग, मतलब जो ऊपर उठा हुआ भाग, उसको किस नाम से जाने जाते हैं, अपनति के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके प्रश्न भी बनता है कि अभिनति और अपनति है वो किसे कहते हैं। तो देखो, जिन पर्वतों के अंतर्गत मोड़ या फिर वलन पड़ जाते हैं, उन पर्वतों का निर्माण है वो वलित पर्वत के रूप में होता है। ठीक है, फिर बाद में देखो, जिस पर्वत के अंतर्गत गहरे खड्डे या फिर खाइयां बन जाती है, तो उसको तो क्या कहते हैं, हम अभिनति कहते हैं। और उन खाइयों का जो ऊपर उठा हुआ भाग, उसको क्या कहते हैं, हम उसको अपनति के नाम से जानते हैं। वलन पड़ने से इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण है वो होता है। मतलब वलित पर्वतों का निर्माण है वो होता है। संपीड़न शक्ति से मुड़कर उठे भाग को क्या कहते हैं, ऊपर उठे हुए भाग को अपनति, और नीचे धसे हुए भाग को क्या कहते हैं, अभिनति के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तीव्रगामी भूगर्भिक
हलचलें इन अभिनतियों और अपनतियों के मोड़ों को ऊंचा उठा है वो देती है। मतलब अगर इस प्रकार से भूकंपीय तरंगे चलती है तो वो क्या करती है कि मतलब कुछ भाग को उसको ऊंचा उठा जाती है और कुछ भाग को उसको नीचे की ओर है वो धकेल देती है। ठीक है। एवं कालांतर में वलित पर्वतों का उत्थान है वो हो जाता है। हिमालय, यूराल एवं रॉकीज पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण है वो माने जाते हैं। देखो वलित पर्वत के उदाहरण वो किस किस को माना, कौन कौन से पर्वतों को माना जाता है। एक तो हिमालय है, वो भी हमारे भारत के अंतर्गत स्थित है, वो उसको हम वलित पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत है वो मानते हैं। यूराल पर्वत को वलित श्रेणी के, एंडीज पर्वत को वलित पर्वतों की श्रेणी के अंतर्गत है वो माना जाता है। ये संसार के नवीनतम पर्वत, ये संसार के नवीनतम पर्वत है एवं इनकी सेलों में जीवाश्म है वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो अभी आपको ये चित्र के अंतर्गत मैंने दिखाया था वलित पर्वत वाला कि किस प्रकार से वलित पर्वतों का निर्माण है वो होता है। फिर दूसरा है आपका गुबंदकार पर्वत। तो देखो पृथ्वी के भीतर उबला तृप्त मेग्मा लावा, तृप्त मेग्मा धरातल पर आने की भरसक चेष्टा है वो करता है। मतलब पृथ्वी के नीचे जो लावा जमा हुआ है तो वो क्या करता है कि वह पृथ्वी पर आने की चेष्टा है वो करता है। जब यह मेग्मा बाहर नहीं आ पाता तो धरातलीय चट्टानें हैं वो गुबंदकार रूप के अंतर्गत ऊपर है वो उठ जाती है। मतलब ये लावा है और जब ये बाहर नहीं आ पाता तो ये इस प्रकार से ये उठ जाती है। मतलब इस प्रकार से इसका उठाव है वो हो जाता है। तो मतलब इसका धरातल है वो गुबंद नुमा आकृति का है वो दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के उटाह राज्य में हेनरी और यूंटा पर्वत इसी पर्वत के उदाहरण है वो माने जाते हैं। तो देखो मैं आपको चित्र के अंतर्गत दिखाता हूँ कि गुबंदकार पर्वतों का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए यही है आपका गुबंदकार पर्वत। देखो जब धरातल पर लावा है वो पृथ्वी पर आने की भरसक चेष्टा है वो करता है और वह पृथ्वी पर है वो आता नहीं है और उसके जो ऊपर उठे हुए भाग, मतलब इस प्रकार से, और ऊपर उठे हुए भाग है वो किसका निर्माण करता है, पर्वतों का निर्माण है वो होता है। ठीक। तो इस प्रकार से इस पर्वतों का निर्माण है वो होता है। तो इनकी आकृति क्या हो जाती है, इनकी आकृति एक गुबंद रूप के अंतर्गत वो दिखाई देती है और गुबंद रूप में दिखाई देने के कारण ही इसको हम गुबंदकार पर्वत है वो कहते हैं या फिर गुबंदकार पर्वतों का निर्माण है वो होता है। ठीक है। मतलब पर्वतों का निर्माण है वो किसके कारण से होता है, इसका लावा के कारण। मतलब लावा है वो बाहर नहीं आ पाता और बाहर नहीं आने से इसके जो पृथ्वी का धरातल है वो ऊपर की ओर है वो उठ जाता है और ऊपर की ओर उठने से ये आकृति है वो गुबंदकार रूप के अंतर्गत वो धारण है वो कर लेती है और इसके कारण से ही गुबंदकार पर्वतों का निर्माण है वो होता है। तीसरा पॉइंट आपका पर्वतों के अंतर्गत संग्रहित पर्वत। तो देखो हवा, नदी, हिमनद, लहरों एवं ज्वालामुखी के द्वारा बड़े ढेर के रूप में संग्रहित या फिर निक्षेपित पदार्थ एक एकत्रित मलबे में इन पर्वतों का निर्माण है वो करता है या फिर इन पर्वतों का निर्माण है वो होता है। जापान का फुजियामा, इटली का विसुवसीय एवं अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी संग्रहित पर्वत के रूप में है वो माना जाता है। तो देखो संग्रहित पर्वतों का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। देखो हवा, नदी, हिमनद, लहरों एवं ज्वालामुखी के द्वारा बड़े ढेर के रूप में संग्रहित या निक्षेपित पदार्थ एक एकत्रित मलबे के रूप में जमा हो जाते हैं। मतलब मलबे के रूप में पर्वतों का निर्माण है वो करते हैं। तो देखिए इसका चित्र अब मैं दिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार से संग्रहित पर्वतों का निर्माण है वो हुआ है।
देखिए यही आपका संग्रहित पर्वतों का निर्माण धरातल से बाहर की ओर आता है, इस प्रकार से बाहर की ओर आता है, तो उसके चारों ओर लावा है वो जम जाता है, फिर उसके जो चारों ओर लावा है वो फैल जाता है और वह धीरे धीरे ठंडा होता है और ठंडा होने के कारण ही संग्रहित पर्वतों का निर्माण है वो होता है। तो इसके साथ ही मतलब अनेक प्रकार के पर्वतों का निर्माण है वो, छोटे छोटे पर्वतों का निर्माण है वो होता है, उसको ही हम संग्रहित पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा ब्रेंसोत या फिर ब्लॉक पर्वत। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार के कोई दो, इस प्रकार से इस पर्वतों का निर्माण है वो होता है। तो देखो इसमें जो नीचे वाला बीच वाला हिस्सा है ये तो क्या करते हैं, नीचे की ओर है वो धंस जाते हैं। देखो इस प्रकार से निर्माण है वो होता है, मतलब इनके बीच के अंतर्गत भ्रंश का निर्माण है वो होता है। तो देखो जब दो समांतर दरारों का मध्यवर्ती भाग, मतलब इन दो समांतर दीवारों का जो मध्यवर्ती भाग है ऊपर की ओर उठ जाए या फिर मध्य भाग में, मध्य भाग के दोनों ओर के भाग है वो नीचे धंस जाए, तो किसका निर्माण होता है, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण है वो होता है, या फिर भ्रंश पर्वतों का निर्माण है वो होता है। भ्रंश के द्वारा इनका निर्माण होने से फलस्वरूप इन्हें भ्रंशोत या फिर इन्हें भ्रंशोत्थित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखो इसका निर्माण है वो किस तरीके से होता है, जब दो समांतर दरारों का मध्यवर्ती भाग ऊपर की ओर उठ जाए, मतलब दो समांतर है और उसका भाग है वो क्या होता है, उसका भाग है वो ऊपर की ओर उठ जाता है और बीच वाला हिस्सा है वो नीचे की ओर है वो धंस जाता है, और उनके धंसने से ही भ्रंश या ब्लॉक पर्वतों का निर्माण है वो होता है। तो चलिए मैं आपको चित्र के अंतर्गत दिखाता हूँ, समझाता हूँ चित्र में कि किस प्रकार से इस पर्वतों का निर्माण है वो हुआ है। ये देखिए यही आपका ब्लॉक पर्वत या फिर भ्रंशोत पर्वत, जब मतलब दो समांतर चट्टाने या फिर धरातल, इसका जो भाग है वो तो क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है, या फिर यूं भी कर सकते हैं हम कि मतलब इनका जो भाग है बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर उठ जाता है और जो किनारे वाली भूमि है वो नीचे की ओर धंस जाती है, तो इसके कारण से ब्लॉक पर्वतों का निर्माण है वो होता है। या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब ये समतल भूमि है और इन भूमि पे जब ये दोनों भाग, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग नीचे की ओर धंस जाता है, नीचे की ओर धंस जाता है और ये बीच वाला भाग है वो ऊपर की ओर उठ जाता है, तो इससे कौन सा किसका निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण। या फिर इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग ये तो ऊपर की ओर उठ जाता है और ये बीच वाला भाग है वो नीचे की ओर धंस जाता है, तो इससे ब्लॉक पर्वत या फ्रेंच पर्वतों का निर्माण है वो होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ब्लॉक पर्वतों का निर्माण है वो होता है। फिर इसका पांचवा पॉइंट है अवशिष्ट पर्वत। देखो अवशिष्ट पर्वत अन्नाच्छादनकारी कारकों यथा अन्नाच्छादनकारी कारकों तथा नदी, पवन, लहर, हिमनद आदि से अपरदनात्मक प्रभाव से अछूता या फिर कठोर चट्टानी भूभाग आसपास के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठ उठा रहा ऊंचा उठा रह जाता है, तो उसे अवशिष्ट पर्वत है वो कहा जाता है। ठीक है, मतलब जब ये चलती है, हवाएं चलती है, तो उसकी जो कुछ धूल भरी है वो मतलब ऊपर की ओर है वो जम जाती है, तो इससे ये अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण है वो होता है। जब नदी पठारी भूभाग को काटकर समतल मैदान में जब नदी
पठारी भूभाग को काटकर समतल मैदान में बदलाव देती है। तो देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसका निर्माण वो किस प्रकार से हुआ है। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण वो प्रकार से हुआ है। ये देखिए, अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण इस प्रकार से इन पर्वतों का निर्माण है वो होता है। मतलब जब आंधियाँ चलती है या तो वो क्या करती है कि ये जो ऊपर उठे हुए भाग पर और ये बीच के अंतर्गत इसकी खाइयाँ सी बन जाती है और इस प्रकार से पर्वतों का निर्माण है वो हुआ है। उसको हम अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है। देखो, उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को 5 भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को कितने भागों में बांटा जाता है? पर्वतों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला जो पर्वत है वो आपका वलित पर्वत। वलित पर्वत। अब देखो, वलित पर्वतों का निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है। तो देखो, इसका निर्माण है वो वलन के कारण हुआ है। किसके कारण से? वलन के कारण वलित पर्वतों का निर्माण है वो हुआ है। इसका जो ऊपर उठा हुआ भाग, उसको तो क्या कहते हैं? अपनति। और नीचे धसा हुआ भाग है वो अभिनति के नाम से जाना जाता है। अभिनति और अपनति। ठीक है। तो इस प्रकार से वलित पर्वतों का निर्माण है वो होता है। दूसरा आपका गुबंदकार पर्वत। देखो, गुबंदकार पर्वतों का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। जब पृथ्वी के धरातल पर जब पृथ्वी के धरातल लावा है वो बाहर आने की भरकस चेष्टा है वो करता है और वह इस प्रकार से गुबंद नुमा आकृति के अंतर्गत है वो, यानी कि इसके अंतर्गत वलन है वो किस प्रकार से हो जाता है? गुबंद नुमा आकृति सा है वो हो जाता है। और गुबंद नुमा आकृति के कारण होने से इसका निर्माण है वो गुबंदकार पर्वतों का निर्माण है वो होता है। ठीक है। मतलब लावा है वो धरातल पर नहीं आ पाता और उसके बीच का भाग है नहीं आ पाता और वहां पे वो किसका निर्माण कर देता है? मेग्मा या फिर लावा है वो गुबंद नुमा आकृति के अंतर्गत है वो इसका निर्माण है वो होता है। और इसी कारण से हम इसको गुबंदकार पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है। तीसरा पर्वत है हमारा संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत, जब लावा धरातल पर आता है तो इस प्रकार से लावा है वो धरातल पर आता है तो उसके चारों ओर लावा है वो फैल जाता है और चारों ओर लावा फैलने के कारण उसके पास में छोटे छोटे पर्वतों का निर्माण है वो होता है। किसका निर्माण होता है? छोटे छोटे पर्वतों का निर्माण है वो होता है। इसी कारण से ही हम इसको संग्रहित पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक। तो वो क्या करते हैं, लावा है वो धीरे धीरे ठंडा होकर जमने लग जाता है और जमने से उनसे पर्वतों का निर्माण है वो हो जाता है। ठीक है। तो उसको हम संग्रहित पर्वत के नाम से जानते हैं। चौथा आपका ब्रंसोत पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण, जैसे मान लो कोई समतल भूभाग पे जब इनका ये वाला हिस्सा
और ये वाला हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, नीचे की ओर है वो धंस जाते हैं, और ये बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर है वो उठ जाता है। तो इससे किसका निर्माण होता है, भ्रंश पर्वतों का निर्माण है वो होता है, या फिर ब्लॉक पर्वत का निर्माण है वो होता है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मतलब इनका ये जो बीच वाला भाग है ये नीचे की ओर धंस जाता है। ये इसका बीच वाला भाग है वो नीचे की ओर धंस जाता है। देखो इस तरीके से, देखिए ये दो आकृति है, ये ऊपर उठा हुआ भाग और ये नीचे दसा हुआ भाग, ये दोनों भाग तो क्या है, नीचे दसा हुआ, और ये वाला भाग है वो ऊपर उठा हुआ। तो इससे जो इसके बीच के अंतर्गत जो ब्लॉक रूप में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, इसके ब्लॉक पर्वतों का निर्माण है वो होता है। या फिर ये दोनों पर्वत है वो ऊपर उठे हुए और इसका जो बीच का भाग है वो नीचे दसा हुआ, इसका बीच का भाग है वो नीचे दसा हुआ। तो इससे किसका निर्माण होता है, इससे ब्लॉक पर्वतों का निर्माण है वो होता है। ठीक है, फिर पांचवा है हमारा, पांचवा है अवशिष्ट पर्वत। अब देखो अवशिष्ट का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। अब ये धरातल का हिस्सा है और इस प्रकार से ये इस प्रकार से अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण है वो होता है। मतलब इनके बीच में खाली जगह है वो रहती है, इस प्रकार से अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण है वो होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम इसी लेसन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।